चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज हम बात करेंगे सीएचओ पेपर्स की कि जो भी लोग पेपर्स दे रहे हैं अपकमिंग टाइम में, किसी भी स्टेट के पेपर दे रहे हैं, जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि आपको मेरे पास जितने भी सीएचओ पेपर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने झारखंड सीएचओ का पेपर है जो खोल रखा है। तो दो पेपर हैं जो झारखंड सीएचओ के अभी तक अवेलेबल हो पाए हैं, एक 2022 का और एक 2023 का। ये दोनों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी लोग किसी भी स्टेट के सीएचओ के पेपर दे रहे हैं उनके लिए ऑफिशियल पेपर्स अवेलेबल हैं। सीएचओ के प्लस एनएचएम के पेपर मिला के आपको 30 से ज़्यादा पेपर हैं जो कि 299 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। आप सेम नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा उस पर मैसेज करके इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। आई होप आपके लिए इतना अमाउंट पॉसिबल हो पे करना। बट जो भी लोग इन पेपर्स को परचेस नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से, वो पेपर्स आपको बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में रहेंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर आपको टिक नहीं लगे रहेंगे, सभी इरेज रहेंगे लेकिन विथ वाटर मार्क के रहेंगे, जो हमारे चैनल का ऑफिशियल वाटर मार्क रहता है मेडिकल नर्सेस सब। तो यहाँ पर ये पेपर्स आप परचेस कर सकते हैं। चलिए आज हम झारखंड का पेपर देखते हैं। तो झारखंड में पेपर आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पेपर आप दे रहे हो, मेरी आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी स्टेट का पेपर देते हो, चाहे अपकमिंग टाइम में एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड कहीं का भी पेपर देते हो, आपके लिए एक बार अलग अलग स्टेट्स के सीएचओ पेपर देख के ज़रूर जाना है। जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इन्हीं 30 पेपर में से आप मान लीजिए 30 पेपर आपने सॉल्व किए, 30 पेपर में से आपको 25 और 30 क्वेश्चंस रिपीट हो गए, 25 और 30 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो 100 में से सीधा 30% तो आपका ये कवर हो गया। दूसरी चीज़, अब आपने 3000 क्वेश्चन पढ़े, किसी भी पोर्शन से 3000 क्वेश्चन पढ़े आपने। इन 3000 क्वेश्चन में आपको टॉपिक भी अलग अलग, जैसे ये आपको दिया गया फर्स्ट एड का क्वेश्चन, मान के चलिए कि करेक्ट मेजर क्या होगा बर्न एक्सीडेंट में, आप क्या करेंगे यदि कोई अचानक से जल जाता है तो यहाँ पर आप फर्स्ट एड के तौर पर उसको पानी यूज़ करेंगे। यूज़ कूल रनिंग वाटर एज एन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो इसी तरीके से आपको लगेगा कि फर्स्ट एड में से बर्न इंजरी ना पूछ लें, फर्स्ट एड में रेबीज़ वाला ना पूछ लें, फर्स्ट एड में डॉग बाइट ना पूछ लें। तो इस तरीके से आपको हर एक पेपर से, ऐसा नहीं है कि आपके ये 299 रुपये आपके हैं, आप पे करते हैं तो पीडीएफ मिलेंगी, अदरवाइज़ आपको वीडियो फॉर्मेट में सब कुछ फ्री रहेगा, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट यदि आप पीडीएफ लेते हैं उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, और अदरवाइज़ पूरे पेपर्स चैनल पर मैं अपडेट कर देती हूँ जैसे ही आंसर की मेरे पास आती है। तो ये झारखंड का पेपर है और इसी सेम एस फॉर्मेट में एमपी के 2019 से लेके जो 2023 तक विथ एनएचएम के मैं बात कर रही हूँ, वो पेपर आपको मिल जाएंगे। झारखंड के 2 पेपर, राजस्थान के 2 पेपर रहेंगे यहाँ पर आपको, हिमाचल प्रदेश के आपको रहेंगे पेपर, हिमाचल प्रदेश के आपको रहेंगे 2 पेपर, एंड यूपी के आपको रहेंगे 12 पेपर। क्लियर है? एंड आपके लिए बिहार के पेपर रहेंगे। तो इस तरीके से मिला के आपको 30 पेपर्स हो जाएंगे जो आपके लिए रामबाण का काम करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट एड, गायनेकोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, सब चीज़ें आपकी, क्योंकि ऑफिशियल पेपर हैं, सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं आप लोग परचेस कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 अगस्त को ये पेपर कंडक्ट कराया गया था, यही फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल हो पाया तो मैं चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगी। तो यहाँ पर ये जो पेपर है 20 अगस्त को हुआ था, सीएचओ का ऑफिशियल पेपर है ये। तो यहाँ पर इस पेपर के तहत यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में पेपर आया हुआ था। जिन्होंने अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देना है उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही ईजी आया था। स्पेशली जो राजस्थान में पेपर हुए थे उसी लेवल का पेपर है। तो आपको एनएचएम पेपर देते हैं सीएचओ, दोनों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
जो लोग अपकमिंग टाइम में पेपर देने वाले हों तो वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, चाहे आप किसी भी स्टेट सीएचओ का पेपर दे रहे हों। तो ये ऑफिशियल सीएचओ का पेपर है जो कि झारखंड में हुआ था, बट यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हुए थे, यदि आप 1 मंथ की पूरी सीरीज उठा के देखेंगे 70% सेक्शन इसमें कवर हुआ है। तो यहाँ पर आज के इस पेपर में जो भी लोग ये क्लास देख रहे हो एनएचएम वाले ज़रूर देखें, और जिन्होंने यदि अभी तक यूपीपीएससी का फॉर्म फिलअप नहीं किया है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। लास्ट डेट आपकी नेक्स्ट मंथ है। तो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन आए थे बहुत ही ईजी थे, दोनों लैंग्वेज में थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इस बार आपको जीके जीएस कुछ भी नहीं पूछा गया है लास्ट टाइम के जैसे। इस बार जैसा सिलेबस था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं। तो पेपर यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, रेबीज इज ऑल्सो नोन एज, रेबीज को किस नाम से भी जाना जाता है? क्लेस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एरोफोबिया या फिर हाइड्रोफोबिया। सबको पता है रेबीज होता है इन्फेक्टेड कैट या फिर डॉग के बाइट करने के कारण। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, जस्ट बिकॉज रेबीज में क्या होगा, पानी से डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब है क्लोज्ड स्पेस में डर लगना, क्या है? क्लोज्ड बंद जगहों पर डर लगना, मतलब क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब है कि फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई है जो हाइट है उससे डर लगना। और एरोफोबिया का मतलब है या उड़ने से, फ्लाई करने से डर लगना। तो यहाँ पर सभी इसमें से जिसमें आपको 2 फोबिया तो इवन एग्जाम में आए भी हो इसी पेपर में। और नेक्स्ट था आपको, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? फर्टिलिटी, डिमोक्रेटाइजेशन और लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेसी या फिर डेमोग्राफी। सबको बहुत अच्छे से पता है ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी और जनसंख्या का। विच इज़ द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और पर्सन फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर। तो यहाँ पर क्या है? मूवमेंट, व्यक्ति या व्यक्तियों का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना क्या कहलाता है? सोशल नॉर्म, सोशल क्लास, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या फिर सोशल मोबिलिटी। सामाजिक मानदंड, सामाजिक वर्ग, सामाजिक स्तरीकरण या फिर सामाजिक गतिशीलता क्या कहलाएगा? किसी पर्सन या फिर बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप है पूरा एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस में चला जाए क्या कहलाता है? कहलाता है सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ऑन एक्सेस, शरीर के अंग की अपनी धुरी के चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा? अडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन या फिर रोटेशन। तो आपका आपके ऑन एक्सिस पर पूरे टर्न होना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रोटेशन। क्या कहलाएगा? रोटेशन। नेक्स्ट इज, विच इज द लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म, अग्र बाहु की पार्श्व हड्डी कौन सी है? मतलब लेटरल बोन कौन है आपकी फोरआर्म की? ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल या फिर नन ऑफ द अबव। लेटरल बोन की बात की जा रही है और क्या है? रेडियस बोन। कौन सी? रेडियस। नेक्स्ट वन, which occurs when the blood volume is reduced by 15 to 20%। क्या होगा जब रक्त की मात्रा 15 से 20% तक कम हो जाएगी? ब्लड वॉल्यूम 15 से 25% तक कम हो जाएगा तो क्या होगा? सेप्टिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक। कौन सी कंडीशन डेवलप होगी यदि जब 15 से 25% तक क्या हो जाए? ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो वो होगा हाइपोवॉलेमिक शॉक। कौन सा? हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट इज, व्हाट आर एबनॉर्मल लोकल डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज विच वेरी कंसिडरेबल इन साइज। तो यहाँ पर कहा है कि धमनियों का असामान्य स्थानीय विस्तार जो आकार में काफ़ी भिन्न होता है, जो साइज में अलग रहेगा, डायलेट हो जाएंगी आर्टरीज। क्या है वो? आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, आर्टेराइटिस, थ्रोम्बोसिस या फिर एन्यूरिज्म। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? जिसमें आर्टरीज का जो डायलिटेशन के कारण शेप साइज अलग हो जाए, साइज अलग हो जाए तो वो कहलाएगा एन्यूरिज्म। जो वल्ज होगी आर्टरी वीक होने के कारण तो उसकी जो साइज है वो भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एन्यूरिज्म। नेक्स्ट वन, मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज। तो मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? खसरे को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में रूबियोला, पर्ट्यूसिस, वेरिसेला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? सबको है पता, तो ये रूबियोला। क्या है? रूबियोला।
नेक्स्ट वन, विच इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग, लसिका का मतलब लिम्फ नोड वाला लिम्फ ऑर्गन है, कौन सा है? स्प्लीन, किडनी, लिवर या फिर यूरिनरी ब्लैडर? प्लीहा, वृक्क, यकृत या फिर मूत्राशय? क्या है जो शरीर की सबसे बड़ी लिम्फ ऑर्गन है? तो वो स्प्लीन। क्या है यहाँ पर? स्प्लीन। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन? तो कौन सा है जो बच्चा पैदा करने वाला अंग है? यूरेथ्रा, यूरेटस, यूट्रस या फिर यूट्राइन कैनाल? बहुत ईजी है, क्या है? यूट्रस। नेक्स्ट वन, विच इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? ज़रूरत, जैसे कि विटामिन और खनिज की मात्रा है जो कम होती है, जो आवश्यकता है कम मात्रा में होती है, लेकिन ये नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। तो यहाँ पर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत है लेकिन ज़रूरत है? तो मैक्रो में तो आपके आएंगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनकी कम मात्रा में लेकिन ज़रूरत है, तो वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट वन था आपका PEM। तो PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। क्या है? प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मेथड ऑफ कुकिंग बाय ड्राई हीट? तो ड्राई हीट के थ्रू कौन सी मेथड से खाना बनेगा? स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग या फिर स्टीविंग? मतलब जिस खाने की मेथड में पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो वो कौन सी मेथड है? वो कहलाएगी यहाँ पे आपकी बेकिंग। नेक्स्ट वन, अलाउ द सोक्ड होल ग्रेन और सीड्स टू जर्मिनेटिज? तो पूरे जो भिगोए हुए साबुत अनाज हैं या बीजों को अंकुरित होने देना क्या कहलाएगा? बेकिंग, ग्रिलिंग, स्प्राउटिंग या फिर नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? जो जर्मिनेट कर रहे हैं आप, जो आप स्प्राउट्स बनाते हैं, यहाँ पर वही है कि आपने मूंग हो गई, चने हो गए, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो, कुछ भी जो साबुत अनाज में डाले और उनको आफ्टर पानी रिमूव किया और उनमें को जर्मिनेट करने के लिए आपने रख दिया, तो क्या कहलाता है? स्प्राउटिंग। नेक्स्ट वन, What are the organic compound made up of carbon, hydrogen and oxygen? Example, glucose, starch and glycogen. तो यहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे कि कार्बन भी है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, और उनके एग्जाम्पल के तौर पर ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन हो गया। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? प्रोटीन है, वसा है या फिर विटामिन है, क्या है? तो ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के। तो यहाँ पर भी वही होगा कि का आंसर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज, विच इज अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन शेयर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स अगेंस्ट विच द वैलिडिटी ऑफ परसेप्शन इज जस्ट एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फीलिंग एंड बिहेवियर इज इवेल्युएटेड? समूह के सदस्यों द्वारा साझा की जाने वाली व्यवहारिक अपेक्षाओं का एक मानक है जिसके विरुद्ध धारणाओं की वैधता को आंका जाता है और भावनाओं और व्यवहार की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है। तो क्या कहलाएगा? वैल्यू, फोकवे, नॉर्म्स या फिर कस्टम? तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? जिसमें आपका एक्सपेक्टेशन है किसी ग्रुप मेंबर के थ्रू शेयर भी की जाएंगी, उनको जज भी किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे आपके नॉर्म्स। नेक्स्ट इज, विच इज द यूनिफॉर्म अप्रूव्ड वे ऑफ एक्टिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय ट्रेडिशन एंड यूजुअली मेड इफेक्टिव बाय सोशल अप्रूवल? ऐसा कार्य करने का एक सम्मान स्वीकृत तरीका जो परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, और जो कि आपकी सोशल अप्रूवल को इफेक्टिव भी बनाएगा। तो क्या है? फोक, लॉ, कस्टम या फिर नॉर्म्स? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कस्टम, जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नेक्स्ट इज, विच इज़ अ सेट ऑफ कंडीशन विच आर डिफाइंड एज मोरली रॉन्ग बाय मेजॉरिटी और सब्सटेंशियल माइनॉरिटी विद इन अ सोसाइटी? यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि उन स्थितियों का एक समूह जिसे समाज में बहुमत या पर्याप्त, ज़्यादा या फिर कम अल्पसंख्यकों द्वारा, जो माइनॉरिटी पीपल है उनके द्वारा लिया गया है लेकिन उनको गलत रूप से परिभाषित किया जाता है।
सोशल डायनामिक्स, सोशल प्रॉब्लम, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या फिर सोशल मोबिलिटी। तो ये क्या है? ये कहलाएगी सोशल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, विच इज़ द टर्म व्हेन टू डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्यूज्ड इनटू वन। तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी रखा है। किसी का कहना है कि अकोमोडेशन है, किसी का है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि जहाँ दो अलग अलग समूह एक में मिल जाते हैं कुछ काम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? नेक्स्ट है, रॉड्स एंड कॉन्स आर फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द। तो रॉड्स और कॉन्स फोटो सेंसिटिव पार्ट है आँखों के। तो यहाँ पर रॉड्स और कॉन्स जो फोटो रिसेप्टर हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉर्निया में, आइरिस में, रेटिना में कि स्क्लेरा में? कहाँ पे रहते हैं? होते हैं रेटिना में। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? स्किन है, किडनी है, हार्ट है कि लिवर है? लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है। अब यहाँ पे आपको लगता है स्किन है कि लिवर है? ग्लैंड पूछा है तो क्या होगा आपका? लिवर। नेक्स्ट इज, विच इज पार्शियली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। आंशिक मतलब पार्शियली एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन, दैट मीन्स मिक्स टाइप की ग्लैंड है। तो क्या है? पेंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन या फिर गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर पेंक्रियाज को कहा जाएगा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, क्योंकि पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगी तो एक्सोक्राइन हो गया, हार्मोन रिलीज करेगी तो एंडोक्राइन हो गई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? पेंक्रियाज। नेक्स्ट वन इज, विच आर अ पेयर ऑफ फीमेल गोनेड। फीमेल गोनेड क्या है? टेस्टिस, ओवरीज, यूट्रस या फिर वेजाइना। मेल में पूछते तो कहते टेस्टिस, फीमेल में पूछा है तो क्या होगा यहाँ पे? ओवरीज। ओवरी ही दो रहती, बाकी सब सिंगल सिंगल होगा। नेक्स्ट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो रक्त की पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? सबको पता है 7.35 टू 7.45। कितना है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो पूरा यूट्रस, गर्भाशय को हटाने की जो मेथड है वो क्या कहलाएगी? ओफोरेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी या फिर वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी क्या है? मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में है। ओफोरेक्टोमी का मतलब है ओवरी को कट करके रिमूव करना। हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस को रिमूव करना। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस क्या कहलाएगा? हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट वन, विच इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग विद इन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ऐसा सिस्टम है रिलेशनशिप का जिसमें पेरेंट्स और बच्चे इंक्लूड हैं। तो क्या सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, कल्चर है कि फैमिली है? क्या कहलाएगा? इसमें बच्चे और पेरेंट्स हैं तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फैमिली। नेक्स्ट वन, विच इज कॉपिंग द एक्ट्स और एक्शन ऑफ अनदर। तो किसी दूसरे के कृत्यों को या फिर नकल करने को क्या कहेंगे आप? इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन या फिर लैंग्वेज। तो ये कहलाता है इमिटेट करना। इमिटेट का मतलब नकल करना। नेक्स्ट वन, फैमिली इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू 3 और मोर जनरेशन हु लिव अंडर द सेम रूफ, ईट फूड कुक्ड फ्रॉम द सेम हेयर्थ एंड पार्टिसिपेट इन कॉमन एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ऐसा परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों से रिलेट करते हुए लोग एक ही साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उनका खाना भी एक साथ बनता है, सभी कामों में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या है? जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर है, एक्सटेंडेड है कि नन ऑफ दी अबव है? कौन सी फैमिली कहलाएगी ये? जिसमें 2 या फिर 3 जनरेशन तक साथ में रहती हैं, तो ये कहलाएगा आपका जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर है जो जनरली न्यूक्लियर फैमिली में मम्मी पापा और बच्चे बस इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट वन, which is defined as a social process in which the individual and group seeks their ends directly, challenging the antagonist by violence or threat of violence। तो यहाँ पर क्या है? उस सामाजिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति और समूह हिंसा या हिंसा की धमकी देकर विरोधियों को सीधे चुनौती देकर अपना लक्ष्य साधना चाहते हैं? कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर करेक्शन। सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है जिसमें जो क्या होगा कि आपको या तो धमकी दे के अपना काम करवाया जाएगा या फिर वायलेंस करके।
तो ये कहलाएगा आपका कोएरिशन। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच वन वुमन मैरिज मोर देन वन मैन एट अ गिवन टाइम। तो ये मैरिज का टाइप है पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी एग्जाम में जो आए हुए भी हैं। तो यहाँ पर है कि मैरिज का एक ऐसा प्रकार है जिसमें एक वुमेन एक से ज़्यादा मेल से शादी कर सकती है एक ही टाइम में। तो वो क्या है? पॉलीएंड्री मैरिज, मोनोगैमी, पॉलीगैमी या फिर एक्सोगैमी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है महाभारत में जो द्रौपदी की शादी हुई थी वो पांडवों के साथ। तो वन वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एक ही टाइम पीरियड में, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? वो कहलाता है आपका पॉलीएंड्री मैरिज। क्या है? पॉलीएंड्री मैरिज। नेक्स्ट इज विच आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो बड़े जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे फॉर्मूला में आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड है। तो होगा आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड है जो प्रोटीन वो होगा। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा। लेकिन यदि नाइट्रोजन इंक्लूडेड हो गया है आपका तो ये क्या होगा यहाँ पे? प्रोटीन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट वन, विच इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन देयर साइज एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड बेंडिंग पैटर्न। गुणसूत्रों के आकार और सेंट्रोमियर की स्थिति और बेंडिंग पैटर्न के आधार पर क्या क्रमबद्धता, क्या अरेंजमेंट क्या है? प्रोफेज है, कैरोटाइपिंग है, मेटाफेज है, फिर एनाफेज है। क्या हो गए? कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेल डिवीजन। तो मियोसिस में कितना सेल्स का डिवीजन होगा? 1 2 3 या फिर 4? मियोसिस, मायोसिस, माइटोसिस ये सब आपने पढ़े हुए हैं। तो मियोसिस में कितनी सेल का डिवीजन होगा? 2 का। कितने का? 2 का। नेक्स्ट वन, वेयर आर द हीट गेन एंड हीट लॉस सेंटर ऑफ द बॉडी फाउंड। तो हीट गेन और हीट लॉस का मतलब है बॉडी का जो हीट रेगुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? हार्ट है, स्किन है, किडनी है कि हाइपोथैलेमस है? ये क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता? स्टमक से होते हैं रिलीज, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, पैंक्रियास करती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी तरीके के एंजाइम को रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट वन, प्रीमेच्योर रिमूवल ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम द यूट्रस। तो प्रीमेच्योर मतलब टाइम के पहले ही एम्ब्रियो या फिर फीटस को यूट्रस से रिमूव करना क्या कहलाएगा? टॉर्सन, अबॉर्शन, इरोशन या फिर इंट्रूजन। तो ये कहलाएगा आपका क्या? अबॉर्शन। जो एम्ब्रियो है या फिर फीटस है प्रीमेच्योरली रिमूव करना तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा अबॉर्शन। नेक्स्ट वन, विच इज़ नोन फॉर एज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है या फिर किसने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी? सिगमंड फ्रूड ने, ई.बी. थिकनर ने, टिचनर ने, बी.एफ. स्किनर ने, फिर विलियम वुंट ने। सभी नाम आपको एग्जाम में कभी ना कभी तो आए हुए हैं और आपने पढ़ा भी हुआ है। सिगमंड फ्रूड बहुत आता है, बी.एफ. स्किनर भी आता है, विलियम वुंट भी आता है। तो ये जो यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी ये दी थी बी.एफ. स्किनर ने। किसने? बी.एफ. स्किनर ने। नेक्स्ट वन, विच इज़ अ पैरालाइसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी ऑन वन साइड। आपकी बॉडी के एक साइड का हिस्सा ऊपर से लेकर नीचे तक सेंटर पार्ट से एक साइड का हिस्से में यदि पैरालिसिस हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, फिर क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया मतलब पूरी बॉडी, पैराप्लेजिया मतलब हाफ पोर्शन, हेमीप्लेजिया मतलब सिंगल साइड पूरा, मोनोप्लेजिया मतलब हाथ या फिर पैर कोई भी एक लिम्ब। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? होगा आपका हेमीप्लेजिया, क्योंकि एक साइड की पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाए, वन साइड से, लोअर और अपर दोनों एक्सट्रीमिटीज से। नेक्स्ट इज विच इज कंसर्न्ड विथ द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। किसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा? जो आपकी बॉडी के जो वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट है, पोस्चर है, बैलेंस है, उसको कंट्रोल करेगा। सेरिब्रम, पॉन्स, मेड्यूला या फिर सेरिबेलम। क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सेरिबेलम।
क्या होगा, सेरिबेलम। जितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस पेपर में मिलेंगे वो क्वेश्चन मैं आपसे कई बार कह भी चुकी हूँ कि आप कहीं का भी CHO NHM पेपर देते हैं प्लीज़ दूसरे स्टेट के भी चेक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपको बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब इस पेपर में यदि आपने किसी UP MP या फिर राजस्थान कहीं के भी CHO के 5 पेपर भी सॉल्व किए होंगे तो आपको यहाँ पर उन 5 पेपर में से 30 से 35 क्वेश्चन तक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हर बार कहती हूँ कि आप कोई से भी एग्ज़ाम देते हैं एक बार प्रीवियस पेपर रिपीट ज़रूर कर लिया कीजिए, आपको एक आइडिया तो ज़रूर मिल जाता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व की बात की जा रही है। लार्जेस्ट नर्व क्रेनियल नर्व कौन सी? ट्राइजेमिनल नर्व होती हैं। तो यदि लार्जेस्ट पूछी गई है तो क्या है वो? ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट वन, इंक्यूबेशन ऑफ पीरियड ऑफ जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स का इंक्यूबेटरी पीरियड कितना होता है? तो अकॉर्डिंग टू WHO के 12 से 23 दिन तक कंसीडर किया जाता है। कितना? 12 to 23 डेज, दैट मीन्स 3 वीक्स तक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में 0 to 1 वीक, 2 to 3 वीक्स, 4 to 5 वीक्स या फिर 6 to 7 वीक्स। तो यहाँ पर जो जर्मन मीजल्स का इंक्यूबेटरी पीरियड होगा 2 से 3 हफ्तों तक। इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब है कि आपकी बॉडी जो पहले साइन सिम्टम्स शो करेगी वो, तो यहाँ पर कोई भी डिसीज़ एंटर हो जाए आपकी बॉडी में, आपको डिसीज़ कॉज हो जाए, जब वो डिसीज़ आपकी बॉडी में पहले साइन सिम्टम्स शो करेगी वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेटरी पीरियड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द स्लीपी स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल ड्राउजीनेस। तो स्लीपी स्टेट है जिसमें ड्राउजीनेस रहेगी, लगेगा सोते रहें, क्या है? सोमनोलेंस, डिसओरिएंटेशन, स्टूपर या फिर कोमा। तो एबनॉर्मल ड्राउजीनेस किस में रहेगी? ये रहेगी सोमनोलेंस में। किस में? सोमनोलेंस में। नेक्स्ट वन, विच इज अ कंडीशन ऑफ द लंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय कोलैप्स्ड एंड एयरलेस एल्वेलाई। कौन सी कंडीशन है फेफड़ों की जिसमें आपके फेफड़े हैं जो क्या रहेंगे? कोलैप्स रहेंगे और एयरलेस एल्वेलाई रहेंगी। ब्रोंकाइटिस, सार्कोइडोसिस, हेमोथोरेक्स या फिर एटेलेक्टेसिस। कोलैप्स होने की बात की जा रही, सिकुड़ने की बात की जा रही है, एल्वेलाई में एयर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एटेलेक्टेसिस, मतलब कि कोलैप्स होना, सिकुड़ना। नेक्स्ट इज विच रिफर्स टू डिक्रीज इन द टोटल WBC काउंट। तो WBC काउंट है जो कम हो जाए तब आप उसको क्या कहेंगे? पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकोपनिया, थ्रोम्बोसाइटोपनिया या फिर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब तो होता है ब्लड कैंसर। क्या है? ब्लड कैंसर। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होगा? RBC का नंबर बढ़ जाना। क्या है? RBC का नंबर बढ़ जाना। थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब है कम हो जाना। ल्यूकेपनिया का, एपनिया मतलब कुछ ना कुछ कमी हो रही है, तो यहाँ पर वो क्या होगा? ल्यूकोपनिया। क्या है? ल्यूकेपनिया। नेक्स्ट वन, what are bluish often large common seen on the back, buttocks or thigh of the newborn baby। न्यूबॉर्न बेबी की बटक्स में, बैक साइड में नीले रंग के क्या है? ब्लूइश टाइप के बड़े बड़े जो रैसेस एक तरीके से चकत्ते टाइप से रहेंगे या फिर ब्लू कलर के रहेंगे, होगा कुछ नहीं वहाँ पे, तो क्या है? मिलिया, मंगोलियन स्पॉट, एरिथेमा टॉक्सिकम या फिर रैसेस। तो यहाँ पर मिलिया तो जो फेस पर टिनी जो हमें कहेंगे बम्स टाइप से रहेंगे, वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे, वो मिलिया हैं। ये कहलाएंगे मंगोलियन स्पॉट्स। क्या होंगे? ये कहलाएंगे मंगोलियन स्पॉट्स। नेक्स्ट वन, विच इज अ स्पीच डिसऑर्डर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ स्पीच। तो कौन सा स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें फ्लो ऑफ स्पीच में प्रॉब्लम होगी? आप जो बोल रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं बोल पाएंगे। क्लटरिंग, स्लटरिंग, एप्रैक्सिया या फिर अफासिया। क्या होगा? क्या टर्म यहाँ पे यूज़ किया जाएगा कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो यहाँ पे ना बोल पाए, तो वो कहलाएगा आपका क्या? स्टटरिंग। क्या होगा? स्टटरिंग। यहाँ पर स्टटरिंग, अफासिया का मतलब, एप्रैक्सिया का मतलब क्या होगा? डिफ़िकल्टी विथ स्किल्ड मूवमेंट। क्या है? डिफ़िकल्टी विथ स्किल्ड मूवमेंट।
और अफासिया का मतलब होगा कि पर्सन है जो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, प्रॉपर बोल नहीं पाएगा, लेकिन फ्लो ऑफ स्पीच मतलब स्टटरिंग। नेक्स्ट वन, विच इज़ द कंडीशन इन विच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड एंड एन अल्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। कौन सी कंडीशन है जिसमें आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट होगा और इसके कारण आपके जो वाइटल फंक्शनिंग है, परफॉर्मेंस है, वो क्या होगी, कमज़ोर होगी। हेल्थ है, डिसीज़ है, मॉर्टेलिटी है कि नन ऑफ द अबव है? तो हेल्थ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन की बात की जा रही है और इम्पेयरमेंट है हेल्थ में, ताकि आप कोई काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी। नहीं मॉर्टेलिटी है, क्योंकि मर भी नहीं रहे हैं, यहाँ पे कहलाएगी डिसीज़। नेक्स्ट वन, विच इज़ द डिस्टॉर्शन, मिस इंटरप्रिटेशन और मिसकंसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। वास्तविक बाहरी उत्तेजनाओं की विकृति, गलत व्याख्या, गलत धारणा क्या है? कॉन्क्रीट, हेलुसिनेशन, इल्यूजन या फिर परसेप्शन, ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? ये कहलाएगा आपका यहाँ पर क्या, इल्यूजन। क्या होगा, इल्यूजन। एमनीसिया मीन्स द लॉस ऑफ, एमनीसिया का मतलब क्या है, किसका लॉस होना? टेंशन का, कंसंट्रेशन का, मेमोरी का या फिर इंसाइट का? तो एमनीसिया का मतलब होगा लॉस ऑफ मेमोरी। क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वन इज विच मीन्स वर्किंग ऑफ पीपल टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो यहाँ पर एक क्या टर्म यूज किया जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एक ही किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ में काम करेंगे, वो क्या कहलाएगा? कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सचेंज या फिर कंपटीशन। तो यहाँ पर कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए भी कहा जाता है कोऑपरेट कीजिए। किसी एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करना क्या कहलाएगा? कोऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज विच इज डिफाइंड एज एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। किसी को शारीरिक कुशलता की स्थिति से व्यक्तिपरक या वास्तुनिष्ठ किसी भी प्रस्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? प्रेवलेंस, इंसिडेंस, मॉर्बिडिटी या फिर मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पर एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को चेंज करके बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? कहलाएगी कि आपकी यहाँ पर वेलबींग वाली स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर दिया जाएगा, तो ये कहलाएगी मॉर्बिड कंडीशन। क्या है? मॉर्बिड कंडीशन और रुग्णता। प्रिवलेंस का मतलब तो होगा कि नए और पुराने केस, इंसिडेंस का मतलब होगा ओनली नए केस, और मॉर्टेलिटी का मतलब होगा डेथ रेट। क्या होगा? डेथ रेट। मॉर्बिडिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो बीमारियाँ होती हैं उसको इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरानेजल एयर साइनसेस। तो जो पैरानेजल एयर साइनस है वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने को आप क्या कहेंगे? लैरिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, रेनाइटिस या फिर साइनसाइटिस। तो यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया जाएगा पैरानेजल साइनस में यदि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है तो लैरिंजाइटिस का मतलब तो है कि जो आपका लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा यहाँ पर? मतलब है मिडिल ईयर इन्फेक्शन। और यहाँ पर जो साइनसाइटिस है इसका मतलब क्या है? पैरानेजल और नेजल साइनस में क्या होना? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना। जो रेनाइटिस है, क्या है? रेनाइटिस है जो आपकी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोस्ट्रिल्स है आपके, जो नोज है यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होना? इन्फेक्शन का होना, इन्फ्लामेशन का होना, इरिटेशन होना, तो क्या है? वो यहाँ पर रेनाइटिस। लेकिन यहाँ पर पैरानेजल साइनस की बात की जा रही है तो क्या है? साइनसाइटिस। विच इज डिफाइंड एज अ पर्सन इन द पॉपुलेशन और स्टडी ग्रुप आइडेंटिफाइड एज हैविंग द पर्टिकुलर डिसीज, हेल्थ डिसऑर्डर और कंडीशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर क्या है? ऐसा पर्सन या तो वो उस स्टडी ग्रुप में क्या है? आइडेंटिफाई किया गया है जिसको कोई पर्टिकुलर डिसीज हुई है या फिर कुछ हेल्थ से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है, जो कि इन्वेस्टिगेशन में वो क्या कहलाएगा? कैरियर, एजेंट, होस्ट या फिर केस।
जनसंख्या या अध्ययन समूह में बीमारी, स्वास्थ्य विकार या जांच की अधीन स्थिति वाले विशिष्ट व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने पर उस व्यक्ति को क्या किसके रूप में आप परिभाषित करेंगे? वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? वो कहलाएगा यहाँ पर केस। क्या कहलाएगा? केस। करियर का मतलब तो होगा कि वो इन्फेक्शन लेके घूम रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा? केस। नेक्स्ट वन, विच इज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोनेशन? श्वसन और ध्वनि का अंग। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। रेस्पिरेशन के साथ साथ जो ऑर्गन है यहाँ पर फोनेटिकल, फोनेशन मतलब बोलने के ध्वनि के लिए भी जरूरी है। वो क्या? लिवर, ट्रैकिया, लैरिंग्स या फिर हार्ट। तो क्या है? वो है आपका लैरिंग्स, जो वोकल कॉर्ड है जिसको लैरिंग्स कहेंगे। बोलने के अलावा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी कहलाएगा। नेक्स्ट वन, द स्केलेटन ऑफ द हेड इज कॉल्ड। सिर के कंकाल को क्या कहा जाता है? पूरी बॉडी को तो स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है, लेकिन जो ओनली सिर का स्केलेटन, हेड का स्केलेटन है, ये क्या कहलाएगा? ब्रेन, स्कल, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। क्या कहलाएगा? जो आपके हेड का यहाँ पर स्कल है वो क्या कहलाएगा? सॉरी, हेड का जो स्केलेटन है वो कहलाएगा आपका स्कल। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासिस और इज डिसेमिनेटेड टू द होस्ट। तो संक्रमण के किस गुण को व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें संक्रामक एजेंट गुजरता है या फिर इसके थ्रू फैलेगा? वो क्या है? सोर्स है, रिजर्वर है, केस है कि कैरियर है? क्या कहलाएगा? ये सीधा सा क्वेश्चन है, क्या है? कैरियर है। या तो कोई इन्फेक्शन आपको है आपकी बॉडी में, पर्सन में, एनिमल है, लेकिन उसके बाद वो एक से दूसरे में पास होगा, वो क्या कहलाएगा? कैरियर। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी मेजर क्लासेस? इम्यूनोग्लोबुलिन को कितनी क्लासेस में आइडेंटिफाई किया गया है? 2, 3, 4, 5। ये आपने खूब पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कितनी क्लासें होती हैं? 5। तो यहाँ पर कितने तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन में कितना जो मैंने यहाँ पर पूछा है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास क्या है? टोटल कितनी होती हैं? 5। कितनी? 5 क्लास। IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE। कितनी? 5 क्लासें होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मरली नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस? कौन से हेपेटाइटिस को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहा जाता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस डी? तो हेपेटाइटिस सी को तो ट्रांसफ्यूजनल कहा जाता है। यहाँ पर इन्फेक्शियस की बात की जा रही है, तो इन्फेक्शियस कौन सा है? तो वो है हेपेटाइटिस ए। क्या है? हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट वन, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल्स? पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्या है? गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो यहाँ पर मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ कि आप जो भी कहीं के भी NHM, CHO या फिर GMC कहीं के भी पेपर्स देते हैं तो आप वहाँ के पेपर एक बार प्रीवियस पेपर या फिर मॉडल सीरीज़ देख के ज़रूर जाया कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जस्ट बिकॉज कि मैंने जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं या फिर आपको कहीं से भी मिलते हैं तो उनमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब 40% तक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। NHM और CHO में तो होते ही होते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स क्या होगा यहाँ पर? तो वो होगा आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज विच इज अ सॉफ्टनिंग ऑफ द बॉन्ड ड्यू टू द डिक्रीज इट्स मिनरल कंटेंट? यदि आपकी बॉन्ड्स में मिनरल कंटेंट की कमी हो जाए जिसके कारण बॉन्ड सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोक्लास्ट? तो ऑस्टियोब्लास्ट बॉन्ड डिस्ट्रक्टिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स हैं। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन डी की कमी के कारण एडल्ट में, लेकिन यहाँ पर मिनरल की बात की जा रही है कि यदि बॉन्स में मिनरल की कमी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो क्या होगा? वो कंडीशन कहलाएगी ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट इज
मीन्स गिविंग द चाइल्ड अदर न्यूट्रिएंट्स फूड इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क। तो किसका अर्थ है कि बच्चे को स्तनपान के अलावा अन्य पौष्टिक आहार देना। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ न्यूट्रिशियस फूड्स खिलाना क्या कहलाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, नेचुरल फीडिंग या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग। तो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चे को अदर न्यूट्रिएंट्स फूड दिलाना कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीयनिंग। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीयनिंग एज होती है 6 मंथ के बाद। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय डेल्टा सेल्स। पैंक्रियाज में 3 तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेंगी? ग्लूकागॉन। बीटा रिलीज करती हैं क्या? इंसुलिन। और डेल्टा रिलीज करती हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो यहाँ पर जो डेल्टा सेल्स हैं क्या रिलीज करेंगी? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि पैंक्रियाज में पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। दर्द संवेदना की समाप्ति क्या कहलाएगी? एनाल्जेसिया, एनेस्थेसिया, हाइपोस्थीसिया या फिर नन ऑफ द अबव। लॉस ऑफ पेन सेंसेशन क्या कहलाएगा? आपको फीलिंग होना, खत्म हो जाना, वो क्या कहलाएगा? एनाल्जेसिया। जैसे आपका सिर दर्द होता है, आप तुरंत से डोलो ले लेते हैं, एसिटामिनोफेन ले लेते हैं, सब क्या एनाल्जेसिक ड्रग्स है। नेक्स्ट वन, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन्स एंड टीथ। तो दांतों और हड्डियों के लिए क्या जरूरी है? हड्डियों और दांतों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, क्लोरीन की, पोटेशियम की, कि सोडियम की। तो ये सबको पता है 70% है जो बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट वन, विच इज सीवियर पेन अलॉन्ग विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नर्व। तो यहाँ पर सीवियर पेन है जो कि नर्व तक जा रहा है, वो क्या? नेफ्राइटिस है, पैरालिसिस है, न्यूरैल्जिया है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो नर्व पेन के लिए ही क्या कहा जाता है? न्यूरैल्जिया। क्या है? न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट इज सेरिबेलम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लोब्स। तो सेरिबेलम कितने लोब्स में डिवाइड होता है? ऑप्शन में है 1, 2, 3 या फिर 4। कितने लोब होंगे सेरिबेलम के? तो सेरिबेलम के कितने लोब होंगे? 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने लोब होते हैं टोटल? 3। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड फ्लोक्लो एंडुलर लोब, जो कि यहाँ पर आपको इमेज से देखेंगे आप तो बहुत इजीली समझ में आएगा। 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोक्लो नोड्यूलर लोब। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच इज द कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। नए शब्द का आविष्कार करना क्या कहलाएगा? न्यूलॉगिज्म, वर्ड सैलेड, सर्कमस्टेंशियलिटी या फिर इनकोहेरेंस। तो कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स बनाना क्या कहलाता है? कहलाता है न्यूलॉगिज्म। वर्ड सलाद का मतलब तो होता है मिक्स कर देना सभी वर्ड्स को। नेक्स्ट इज विच इज अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच सेंसेशन। टच सेंसेशन वाला हेल्यूसिनेशन पूछा है। टच मतलब आपका क्या होगा? विजुअल मतलब दिखने वाला, जो दिख रहा है वो है नहीं। ऑल्फैक्ट्री आपको मतलब जो टेस्ट वाला है वो। ऑडिटरी मतलब सुनाई दे रहा है कुछ लेकिन वहाँ कुछ है नहीं। टैक्टाइल मतलब टच, आपको लगता है कि आपके हाथ पे चींटियाँ घूम रही लेकिन वहाँ पे चींटी होंगी ही नहीं, तो क्या है? टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन, विच ग्लैंड इज सिचुएटेड इन फ्रंट एंड साइड ऑफ द ट्रैकिया एट द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। नेक के लोअर पार्ट में, इन फ्रंट एंड साइड ऑफ द ट्रैकिया में, तो कौन सी? थायराइड है, सुप्रारीनल है, पिनियल है कि मेमरी है? मेमरी ग्लैंड का मतलब तो ब्रेस्ट है। पिनियल ये भी है ग्लैंड, एक सुप्रारीनल किडनी के ऊपर होंगी जो एड्रिनल है, ये क्या कहलाएगी? आपकी थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंडीशन वेयर द पेशेंट जम्प्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विथ अ वेरी सुपरफिशियल कनेक्शन। कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट एक टॉपिक से दूसरे पे चला जाएगा, उसका कुछ थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा? वर्ड सलाद, लूजिंग ऑफ एसोसिएशन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज या फिर रैपिड थॉट। तो ये क्या टर्म यूज करेंगे कि एक पर्सन दूसरे टॉपिक पे ही अचानक से चला जाए, जो थोड़ा बहुत रिलेट करेगा तो वो कहलाएगा फ्लाइट ऑफ आइडिया। नेक्स्ट वन इज इन नर्सिंग KMC स्टैंड फॉर। तो नर्सिंग में KMC का एक ही मतलब है, कंगारू मदर केयर। लो बर्थ वेट बेबीज को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है।
नेक्स्ट वन इज विच इज अ टेम्पररी स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन। टेम्पररी स्टेट है मेंटल कन्फ्यूजन की क्या? ओरिएंटेशन, डेलीरियम, अनअवेयरनेस या फिर स्टूपर। तो टेम्पररी स्टेट है मेंटल कन्फ्यूजन की, वो कहलाएगी क्या यहाँ पर? डेलीरियम। नेक्स्ट वन विच इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डीप स्लीप। लंबे टाइम गहरी नींद को क्या कहा जाएगा? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डीप स्लीप, गहरी नींद। तो ग्रीक वर्ड यहाँ पे कहा गया है, तो ग्रीक वर्ड वो कौन सा है जिसका मतलब है क्या? डीप स्लीप। ऑप्शन में है यहाँ पर अनकॉन्सियसनेस, डेलीरियम, सोमनोलेंस या फिर कोमा। तो कोमा के लिए जो मरीज कोमा में चले जाते हैं उनके लिए जो कोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डीप स्लीप। कोमाटोज और कोमा का मतलब है यहाँ पर क्या? डीप स्लीप। नेक्स्ट वन व्हाट इज द लॉस ऑफ और डिक्रीज इन एपेटाइट। भूख में कमी या भूख लगना ही नहीं क्या कहलाएगा? एनोरेक्सिया, हाइपरफेजिया, डिस्फेजिया या फिर अफासिया। भूख ना लगने के लिए जो बहुत ही अच्छा टर्म यूज होता है वो होता है एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वन विच इज अ साइकोपैथोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सैडनेस कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्पोंडेंसी एंड डिजेक्शन, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। ये तीन आप याद रखें तो आपको कभी भी इसमें आप आंसर रॉन्ग नहीं करेंगे। होपलेसनेस, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस। और एक क्या है? मनोरोग, मतलब साइकोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा सैड रहेगा, उसके साथ साथ अपने आप को डिजेक्ट फील करेगा कि कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो क्या है? एक्सटेसी, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर अपैथी। ये कहलाएगा क्या? डिप्रेशन। नेक्स्ट वन व्हाट आर ऑफन टर्म्ड एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियाँ क्या कहलाती हैं? गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सुसाइड बैग ऑफ सेल्स ये कहलाते हैं लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। नेक्स्ट वन इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स में इन्फ्लामेशन को क्या कहेंगे आप? साइनसाइटिस, रेनाइटिस, फेरेंजाइटिस या फिर लैरेंजाइटिस। तो ये कहलाएगा लैरेंजाइटिस। नेक्स्ट वन विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट कैविटी का मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं इसलिए उसको लार्जेस्ट कैविटी कहा गया है। वो क्या है? थोरेसिक, एब्डोमिनल, क्रेनियल या फिर नन ऑफ द अबव। तो लार्जेस्ट कैविटी ह्यूमन बॉडी की कौन सी है? तो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट वन ह्यूमन इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन which pumps the blood to various parts of the body to meet the nutritive requirement। तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है जो ब्लड को पंप करेगा? इतना इजी क्वेश्चन है। लंग्स, लिवर, किडनी या फिर हार्ट। तो ये क्या है आपका? ये है आपका हार्ट। नेक्स्ट वन लंबर वर्टिब्रा इज इन नंबर। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती हैं? ऑप्शन में है 4, 5, 6 या फिर 7। कितनी लंबर वर्टिब्रा होती हैं? तो लंबर वर्टिब्रा होती हैं 5। कितनी? 5। थोरेसिक होती हैं 12, लंबर होती हैं 5। L1 to L5 क्या है यहाँ पर? लंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 5। नेक्स्ट इज नियासिन इज ऑल्सो नोन एज। नियासिन को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन, पेंटाथोनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड या फिर फॉलेट। ये क्वेश्चन हमने परसों की क्लास में ही सॉल्व किया था, जिस दिन आपका एग्जाम था उसी दिन। नियासिन का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? निकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है? मैच्योर ओवम डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर गोनिया। क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? जिसमें ओवम मैच्योर होगा ये कहलाएगी आपकी प्रोसेस oogenesis। नेक्स्ट वन विच इज अ शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष क्या है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया या फिर हेमिएनोपिया। क्या टर्म यूज किया जाएगा शॉर्ट साइटेडनेस के लिए? नियर दृष्टि दोष के लिए तो वो होगा यहाँ पे आपका मायोपिया। नेक्स्ट वन राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन क्या है?
विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2 या फिर विटामिन B1। तो राइबोफ्लेविन क्या है यहाँ पर? राइबोफ्लेविन का यहाँ पर केमिकल नाम पूछा है, तो विटामिन B2। नेक्स्ट विच फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पेन ऑफ द oocytes रेंज फ्रॉम। oocyte की जो रेंज कितनी है, लाइफ स्पेन रेंज कितनी oocyte की? 12 to 20 मिनट, 12 to 20 सेकेंड, 12 to 24 आवर या फिर 12 to 20 डेज। तो oocyte का जो लाइफ स्पेन टाइम है वो होता है 12 से 24 घंटे तक। नेक्स्ट वन इज विच इज एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। अत्यंत खुशी की एक जबरदस्त अनुभूति होती है, तो क्या है? एलिवेटेड मूड, एक्सपेंसिव मूड, यूफोरिया या फिर एक्सटेसी। क्या टर्म यूज किया जाएगा इसके लिए? तो ये कहलाएगा आपका यूफोरिया। नेक्स्ट वन क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या है? कंपल्सन टू ड्रिंक एल्कोहल, कंपल्सन टू स्टील, कंपल्सन टू ईट, कंपल्सन टू पुल आउट वंस हेयर। ट्रिप्टोमेनिया जो हमने पढ़ा था जिसमें अपने खुद के बाल खींचते वो है, लेकिन क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या है? चुराना। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि आप होटल में जाके देखेंगे, उनके अंदर से रहेगा कि जो होटल में जो भी साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह वो सब लेके जाना है, बेडशीट वगैरह रख लेते हैं वो। तो क्या है यहाँ पर? वो है क्लेप्टोमेनिया, मतलब कंपल्सन टू स्टील, कुछ ना कुछ चुराने की आदत। नेक्स्ट वन फोबिया ऑफ हाई प्लेसेस। ऊंचे स्थानों का भय लगना क्या कहलाता है? एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया या फिर एर्कनोफोबिया। हाई प्लेस से, ऊंचाई से किस बहुत सारे लोगों को डर लगता है, तो वो टर्म क्या होगा? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वन फियर ऑफ फ्लाइंग, ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया, तो फियर ऑफ फ्लाइंग मतलब एरोफोबिया। नेक्स्ट वन विच इज डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन और टू प्रोनाउंस द वर्ड। तो डिफिकल्टी है कुछ भी प्रोनाउंस करने में, वो क्या? एप्रेक्सिया, डिसअर्थरिया, स्टटरिंग या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे कि आप जो कोई भी वर्ड आपको आता है लेकिन आप उसको प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा डिसअर्थरिया। नेक्स्ट वन इज विच इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड ऑल्सो मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। कौन सा ऑर्गन है जो आपके सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है? आंखें, कान, स्किन या फिर नाक। क्या है? वो है आपके कान, ईयर्स। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कॉज। यदि आपका आंखों का जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होगा? कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा या फिर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिस का मतलब होता है बहंगापन। ग्लूकोमा का मतलब होगा कि जो आपका आईओपी प्रेशर है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए और आप अंधे हो जाएं। तो आईओपी बढ़ने के कारण क्या होगा? ग्लूकोमा। नेक्स्ट वन विच इज एन एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा कॉज्ड बाय अ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। लंग पैरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाएगा? एटेलैक्टेसिस मतलब है तो लंग्स कोलैप्स से सिकुड़ना है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या फिर न्यूमोथोरिक्स। तो ये क्या कहलाएगा? लंग पैरेन्काइमा में एक्यूट इन्फ्लामेशन होना कहलाएगा आपका निमोनिया। नेक्स्ट वन हु फॉर्मुलेटेड द सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी है, जो स्व देखभाल और सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी किसने दी थी? डोरेथिया जॉनसन, बेटी न्यूमैन, डोरेथिया ओरेम या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो किसने सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग थ्योरी दी थी? ये दी थी डोरेथिया ओरेम ने। नेक्स्ट इज विच आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट। सब्जेक्टिव है यहाँ पर, क्या है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस्ड है, तो क्या है यहाँ पर? साइन, वेलनेस, इलनेस या फिर सिम्टम। यहाँ पर क्या कहलाए गए? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पूछा है मरीज का, तो साइन होंगे कि सिम्टम होंगे? तो सिम्टम्स यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। क्या है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनोमिनेट बोन। तो इनोमिनेट बोन कौन सी है? हिप बोन, थाई बोन, पटेला या फिर हैंड बोन। तो इनोमिनेट बोन कहलाती है कौन सी? हिप बोन। कौन सी? हिप बोन। नेक्स्ट वन
विच इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। तो साइंस ऑफ फूड, भोजन और उसके स्वास्थ्य से संबंध के विज्ञान की क्या कहेंगे आप? डाइट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन या फिर नन ऑफ द अबव। ये कहलाएगा आपका क्या? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज व्हाट सूचर इज लोकेटेड इन बिटवीन द फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन। दो पैराइटल बोन और यहाँ पर जो फ्रंटल है इसके बीच के सूचर क्या कहलाएंगे? कोरोनल, लैम्डॉइड, सजाइटल या फिर मेट्रोपिक। कौन से सूचर कहलाएंगे? कहलाएंगे आपके कोरोनल सूचर। नेक्स्ट इज विच आर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उत्सर्जन अंगों की जोड़ी बहुत ईजी है। लिवर है, हार्ट, किडनी की नन ऑफ द अबव। तो लिवर एक होता है, हार्ट एक होगा, किडनी बस है जो आपकी पेयर में रहती हैं। लास्ट वन इज द विच इज द डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज एंड ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट। कैलोरी और एक या अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाएगा? ओवर न्यूट्रिएंट, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये आपका अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये था आपका पूरा ऑफिशियल पेपर CHO का, जो कि 20 अगस्त को करवाया गया था। तो जो भी लोग पेपर दे के आए थे उन्होंने ऑलरेडी इस पेपर को देखा हुआ था, बट जिन्होंने नहीं देखा पेपर तो यहाँ पे देख लीजिए। और आपको कोई डाउट रहते हैं इस पेपर को लेके या कोई भी अपकमिंग CHO पेपर को लेके या PDF को लेके, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।